गुड इवनिंग सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हमने अभी तक 2 वीडियो बनाया है केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के ऊपर, जिसमें हमने बात किया है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपके थे, सबसे पहला था मोलारिटी, फिर था मोलालिटी, फिर था मोल फ्रैक्शन और उसके बाद था हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था पार्ट्स पर मिलियन और फॉर्मेलिटी को आप खुद से देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है आपकी बुक में आप लोग देखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस, जहां हेनरीज लॉ के बारे में बात होता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो ऑर्डर है बताने का, मैं सबसे पहले वेपर प्रेशर से शुरू करता हूं। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद हम लोग राउल्स लॉ डिस्कस करेंगे। राउल्स लॉ के बाद हम लोग फिर हेनरीज लॉ में जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका 3rd वीडियो है। 2 वीडियो आपका अपलोड हो गया है, ये 3रा वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि हेनरीज लॉ तक हम लोग 5th वीडियो तक हम लोग हेनरीज लॉ खत्म कर देंगे। तो आप लोग बुक वाला ऑर्डर मत देखिएगा, जो मैं ये ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ इसको देखिएगा। यहाँ आज आप लोगों को राउल्स लॉ के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा उस चीज के बारे में। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो लोग मोल फ्रैक्शन नहीं समझे हैं अभी तक, उनको मोल फ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज का क्लास उनको समझ में नहीं आएगा। बीच में 3-4 दिनों का गैप हो गया था क्लासेस में, हम लोगों का ऑर्डर हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज से जो है आपका रेगुलर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज जैसे कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसको मैं कंटिन्यू भी कल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में इसको मैं खत्म कर दूं, ताकि तीसरे दिन हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात कर पाए। अब सवाल ये बनता है कि वेपर प्रेशर है क्या। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी कंटेनर में सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है लिक्विड स्टेट में है। जब आप इसको हीट करिएगा तो आपने पढ़ा होगा इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। तो ये इवापोरेट करेगा ओपन वेसल में, ठीक है, ये एस्केप कर जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो घट रहा है। अगर आप इसको एक क्लोज कंटेनर में रख दोगे, अगर वेसल क्लोज्ड है तो क्या होगा, सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट से ये धीरे धीरे गैसियस स्टेट में बदलेगा। मतलब दिस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर बिकॉज यू आर हीटिंग इट। आप इसको हीट कर रहे हो, हीट करने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर फेज में बदलेगा। मगर दिस वेपर विल नॉट बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द वेसल बिकॉज द वेसल इज क्लोज्ड। वेसल क्लोज है। अब वेसल क्लोज होने के कारण क्या है कि वेपर एस्केप नहीं कर पा रहा है। तो यहां क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि लिक्विड वेपर में चेंज होगा, इवापोरेशन होगा, और उस इवापोरेशन से यहां एक प्रेशर जनरेट होगा। इस वेपर से एक प्रेशर जनरेट होगा ना, क्योंकि एस्केप करना चाहेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया। उस वेपर प्रेशर से यहां एक वेपर प्रेशर आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये वाला जो वेपर है ये फिर से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। तो इस तरह से क्या होगा, आपको एक मिक्सचर वहां दिखाई देगा लिक्विड्स और वेपर्स का, या लिक्विड और गैसेस का, और इसका इंटर कन्वर्जन होगा, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देंगे। और ये इक्विलिब्रियम पे ही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब बहुत सारा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, तब वेपर जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, इसका डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर का, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface, above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure, is called vapor pressure। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, जो वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अबव द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर। अगर मैं यहां बनाऊं
ये लिक्विड है आपका, ये वेपर एक्सर्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी याद रखिएगा, तुरंत ही नहीं, पहले तो लिक्विड से वेपर बनना शुरू होगा, उसके बाद वो वेपर क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा विथ द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, पहला चीज है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे, दूसरा टेम्परेचर। यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा साइड में, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लिक्विड जो है वो वेपर पे चेंज होगा। यहां जब बात नोट में आपको डाल के लिख लेना है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। मतलब जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इस चीज को फिर से रिकॉल करना चाहूं तो आपके पास एक कंटेनर है जिस पे लिक्विड रखा हुआ है, उस लिक्विड पे जब आप उसको हीट करोगे या फिर जब उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो जो लिक्विड है वो वेपर पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लिक्विड का जो सरफेस है यहां से इवापोरेशन या फिर वेपर प्रेशर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर पे। तो ये धीरे धीरे वेपर पे चेंज हो रहा है। तो ये जो वेपर पे चेंज हो रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, मतलब जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में भी चेंज हो रहा है विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ड्यू टू इवापोरेशन, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। हर लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, मैं बताऊंगा किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। हर लिक्विड का इक्वल वेपर प्रेशर नहीं होता है, हर लिक्विड का अपना अपना डिफरेंट वेपर प्रेशर होता है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। नोट में ये है कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, मतलब शेप और साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। कैसा भी आप कंटेनर लो, अगर वो सेम लिक्विड आप रख रहे हो दो कंटेनर में तो दोनों में वेपर प्रेशर इक्वल होगा। अब देखिए, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जो वेपर प्रेशर है वो एक तरह का इवापोरेशन का टर्म है, मतलब इवापोरेट करता है, जैसे लिक्विड वेपर में चेंज करता है वही वेपर प्रेशर है। अब देखिए यहां पर मैं दो लाइन लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया, बट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैं दो एग्जांपल लूं, C2H5OH और H2, ये दो अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो इन दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH है दैट विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें आपको वैन डर वाल्स फोर्स दिखाई देगा या फिर और वीक टाइप ऑफ फोर्सेस दिखाई देंगे, बॉन्डिंग जो होगा वो वीक होगा, तो यहां पर आपको वेपर प्रेशर दिखाई नहीं देगा। अब आप सोच रहे होगा ये P0 क्या है, तो याद रखिएगा P0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट के जगह पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मतलब आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, तो जब आप उसका वेपर प्रेशर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आपको P0 लिखना पड़ता है, P0A, P0B, P0 वाटर, P0 इथानॉल या फिर इथाइल ग्लाइकोल जो भी है, वहां पर आपको P0 का मतलब यह है कि वो प्योर लिक्विड है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड है A, आपके पास एक लिक्विड है B, आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों में A और B दोनों आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे P0A, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम लोग P0B,
और यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे P ऑफ A या फिर P ऑफ B, मतलब प्रेशर ड्यू टू A, वेपर प्रेशर ऑफ A और वेपर प्रेशर ऑफ B। क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने मिक्सचर बना दिया है एक बाइनरी सॉल्यूशन का, यहां पर A और B मिक्स हो गया है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग P नॉट A, PA और PB कहेंगे। यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ A की वजह से है, इसलिए P नॉट A, और यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ B की वजह से है, इसलिए P नॉट B। तो P नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट, मतलब आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट मत कहिए, अगर आपके पास सिर्फ एक लिक्विड है तो वहां पर आप P नॉट का इस्तेमाल करिएगा, और अगर आपने सॉलिड सॉल्वेंट को मिला दिया है तो वहां पर आप PA और PB बोलिएगा। अब यहां पर समझना यहां पर ये है कि C2H5OH का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है वाटर से, क्योंकि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इथेनॉल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसका रीजन ये है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको इवापोरेट करवाने के लिए, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग ज्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो इवापोरेट नहीं करेगा। और अगर उसका बॉन्डिंग, उसका अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो छोटा सा कम टेम्परेचर पे ही वो इवापोरेट करना शुरू कर जाएगा और आपको ज्यादा वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्लियर है कि जहां वेपर प्रेशर ज्यादा है वहां पर बॉन्डिंग वीक है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जहां पर वेपर प्रेशर कम है वहां समझ जाइएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक और रीजन है यहां पर, जब हम लोग लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग लिक्विड को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, इस चैप्टर में दो चीज का टर्म का यूज होगा, एक टर्म यूज होगा वोलाटाइल और दूसरा टर्म यूज होगा नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब जो वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल जो होगा उसका P नॉट A नॉट इक्वल टू 0, और जो वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, उसका P नॉट A 0, मतलब नो टेंडेंसी टू इवापोरेट एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू इवापोरेट। मतलब P नॉट A वोलाटाइल सब्सटेंसेस या वोलाटाइल लिक्विड, आप सब्सटेंस कहिए या फिर लिक्विड कहिए, जो भी कहिए, अगर उसके पास कोई टेंडेंसी है कि वो इवापोरेट कर सकता है तो वो वोलाटाइल कहलाएगा, और अगर उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं इवापोरेट करने का तो उसको आप नॉन वोलाटाइल कहोगे। जैसे कि यहां पर वाटर ले लो, अब यहां पर क्या ले, यहां पर यूरिया ले लो, ग्लूकोज ले लो, ठीक है, सुक्रोज ले लो, ये सब जो हैं इन सब को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया नॉन वोलाटाइल? क्योंकि इनके पास कोई टेंडेंसी है ही नहीं इवेपोरेट करने का, ये कोई वेपर प्रेशर बना ही नहीं सकते हैं। अब अगर ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो हम लोग इनको कहेंगे नॉन वोलाटाइल। और अगर कोई वेपर प्रेशर बना सकता है, अगर उसके पास टेंडेंसी है इवेपोरेट करने का, अब अगर टेंडेंसी है तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का 0 नहीं होगा, और अगर उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है इवेपोरेट करने का तो उसका वेपर प्रेशर 0 के इक्वल होगा, क्योंकि कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि कोई इवेपोरेट कर ही नहीं रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। यहां से हमारा दो टॉपिक खुलता है इंपॉर्टेंट, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। मतलब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वोलाटाइल का मतलब होता है कि जिसका पास टेंडेंसी है इवेपोरेट करने का, उसका P नॉट A जो होगा वो नॉन जीरो होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। और जो नॉन वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर जो है वो 0 होगा, क्योंकि उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं इवेपोरेट करने का, तो वेपर प्रेशर 0, कोई वेपर प्रेशर का बात नहीं होगा। अब वेपर प्रेशर में पहला टॉपिक हमारा खुलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन। तो यहां पर जो आपका लिक्विड सोल्यूशन जो है उसमें आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें आपके पास एक सॉल्यूट है और एक आपके पास सॉल्वेंट है। सॉलिड और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2 कंपोनेंट। तो ये भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है। ये केस नंबर 1 है, ए है। केस नंबर बी में हम लोग डिस्कस करेंगे
कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो सॉल्यूट भी है, सॉल्यूट को मान लो हम लोग ए बोल देते हैं और सॉल्वेंट को मान लो हम लोग बी बोल देते हैं। तो आपके पास एक सोल्यूशन है ए का, ठीक है, इसमें ए है और इसके पास आपके पास सोल्यूशन है एक क्लोज कंटेनर में जिसको हम लोग बी बोल देते हैं। तो ए है और बी है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी। इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और एक सोल्यूशन बना दिया, और उस सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है, मतलब ए और बी दोनों हैं, तो दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा ना जी। तो इसको हम लोग कहेंगे पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे पी नॉट ए, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे पी नॉट बी। अब दोनों को मिला दिए हैं तो यहां पर हो जाएगा पी ए और पी बी। क्यों पी और पी बी, क्योंकि इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है वो ए की वजह से भी है और बी की वजह से भी है। वेपर मतलब समझ रहे हैं ना, जो लिक्विड वाटर को जब आप पानी उबालते हैं तो उसमें से वेपर निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा बिना ढके हुए इसको छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे वाटर का वॉल्यूम घटने लगेगा, क्योंकि वेपर एस्केप कर रहा है। मगर यहाँ पर आप वेपर को रोक लीजिएगा तो उसमें वेपर रहेगा ना जी। बाद में आप जब उस जो कंटेनर को आपने जिसको ढका है उसको जब आप हटाइएगा तो उसमें पानी लगा हुआ रहता है। मतलब क्या हो रहा है, वेपर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो गया, तो वेपर प्रेशर है ना उसमें, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट बी, तो पी नॉट बी, दोनों को मिक्स कर दिए तो पी ए हो गया और पी बी हो गया। अब यहां पर आता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है कि यहां पर जो आपका पी नॉट ए है, पी ए है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां वाला ये नहीं, पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बी। राउल्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन partial pressure and mole fraction of two components. This is your Raoult's law. मैं भी स्टेटमेंट लिखूंगा Raoult's law क्या है। तो आपने एक ए लिया, उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, सॉल्यूट है। फिर आपने एक बी लिया जिसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को आपने मिक्स किया तो सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है, तो उसका जो ए का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा ए की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड द सोल्यूशन इन विच ए एंड बी आर मिक्स्ड, इन दैट सोल्यूशन और इन दैट मिक्सचर और इन दैट बाइनरी सोल्यूशन the pressure or the partial pressure of B in that solution in the presence of A will be directly proportional to the mole fraction of B, and this is what all about Raoult's law. अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे Raoult's law क्या कहता है, फिर आगे चल के हम लोग उसको कंपेयर भी करेंगे। It gives the relationship between partial pressure and mole fraction of two components. आगे चल के इसका हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए आप यहां हम लोग Raoult's law का हमने डेफिनेशन लिख दिया है। Raoult's law क्या कहता है, at a given temperature for a solution of volatile liquids, ध्यान दीजिएगा, volatile liquids मतलब दो लिक्विड है, आपके पास एक A है और आपके पास एक B है, दोनों भाई volatile है, मतलब दोनों इवापोरेट करेंगे, दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे। the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component in a solution, जब दोनों को मिक्स कर दीजिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, इसमें ए है और बी भी है, दोनों है, ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। मैं यहां से शुरू से करता हूं कि आपने क्या लिखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहां पर हम लोग के लगाते हैं, फिर के को 1 के इक्वल करते हैं, फिर दोनों इक्वल आ जाता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P of A इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, दैट इज
partial pressure of A in this solution is equal to product of mole fraction of the pure component and its mole fraction XA, and partial pressure of B is equal to vapor pressure of the pure component into mole fraction of B. तो ये हो गया प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. पी नॉट ए क्या है, पी ए नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द गिवन सॉल्यूशन दिस हियर, यहां पर तो पी नॉट ए ही है, यहां पर तो पी नॉट ए ही है, और यहां पर भी पी नॉट बी ही है. यहां पर जो प्रेशर निकल रहा है वो पी ए और पी बी है. तो यहां पर जो पी ए है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहां पर जो पी बी है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी. अब आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर जो टोटल प्रेशर है पीटी दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. मैं कह सकता हूं यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी ए की वजह से और पी बी की वजह से इन द सॉल्यूशन, याद रखिएगा इन द सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का बात हो रहा है जब ए और बी अलग अलग था नहीं, जब ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया गया था, तो पीटी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. यही है आपका डाल्टन्स, आपका यही है राउस लॉ. डाल्टन्स लॉ से हमने लगाया इसको. अब हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा. अब यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, या फिर एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, पीटी हो जाएगा पी ऑफ ए, पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पर एक्स ए लिखिए, और पी नॉट बी 1 माइनस एक्स. फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके अगर आप इसको लिखिएगा तो यहां पर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी. तो यहां पर हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए माइनस 1, सॉरी पूरा लिखते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए. तो यहां से ये हो जाएगा पीटी इक्वल टू एक्स ए कॉमन है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी. ये भी एक इक्वेशन तैयार हो सकता है यहां से, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन तैयार हो सकता है यहां से. हमने क्या किया यहां पर, हमने सबसे पहले राउस लॉ को लिया. राउस लॉ क्या कहता है भाई, राउस लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया. अब उसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए और पी बी है, क्योंकि ए बी है और बी बी है. ए हमारा सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों की वजह से प्रेशर आ रहा है, दोनों की वजह से वेपर प्रेशर होगा, दोनों की वजह से इवापोरेशन होगा. तो वेपर प्रेशर दोनों का क्या होगा, तो पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी इज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स ए एंड एक्स बी. Now as we know that it is directly proportional, so to remove this proportionality sign we have not P naught A. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि P naught A क्यों रखा, सर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते. तो अगर आप यहाँ पर P naught A को लिखिएगा तो P naught A जो है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर P naught A आ जाएगा, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो P B नॉट आ जाएगा या P naught B आ जाएगा. तो P A P B इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है. टोटल पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ये आ गया P A P B. ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैनोमीटर यूज करोगे तो आ जाएगा. अगर आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, आइडियल और नॉन आइडियल, आगे हम लोग चल के डिस्कस करेंगे. आइडियल में जितना पी टोटल आप निकाल रहे हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, वो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल दोनों इक्वल होगा. अगर नॉन आइडियल होगा तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल अलग अलग हो जाएगा. वही से हम लोग पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे. मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों इक्वल है. जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड अलग अलग आता है. थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली जब करोगे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. उसी को हम लोग आगे चल के आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पीटी जो है वो पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी. एक्स बी को मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी दोनों का अलजेब्रिक सम करोगे तो वन आएगा. अगर 3 कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1,
तो 3 कंपोनेंट तो है नहीं, बाइनरी सोल्यूशन है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो x की जगह कौन माइनस x है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ये सब है। अब यहाँ से हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि राउस लॉ का कंक्लूजन क्या है, किस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको देख सकते हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कंक्लूजन आता है, मैंने बहुत लोगों से मुंह से सुना है कि सर ग्राफ समझ में नहीं आता है, ग्राफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्या डायरेक्टली ग्राफ खींच दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि यही ग्राफ है। तो देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज को समझना चाहिएगा तो बहुत इजी है। शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास एक सॉल्वेंट था, सॉल्यूट था आपके लैंग्वेज में, जो कि ए था, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर आपने इसको हीट किया तो इवापोरेट किया, इवापोरेट किया तो भैया यहाँ एक पार्शियल प्रेशर बना पी नॉट ए, ठीक है। और अगर सिर्फ बी होता, सिर्फ बी होता तो यहां पर एक वेपर प्रेशर आता पी नॉट बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। भैया दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया तो पी और पी भी दोनों आ गया, ए और बी दोनों आ गया। अब इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों की वजह से होगा, तो यहां पर हम लोग इसको पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं कहेंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट नहीं है, मिक्सचर हो गया, यहां पर सॉलिड सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर हम लोग पी ए और पी बी कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर क्यों भाई, प्रेशर बोलो डायरेक्ट, पार्शियल प्रेशर इसीलिए क्योंकि जो सोल्यूशन है आपके पास ए और बी का, उसमें सिर्फ ए और बी नहीं, ए नहीं ना है, ए है और बी भी है, तो कुछ प्रेशर ए बना रहा है, कुछ प्रेशर बी बना रहा है, तो ए जो बना रहा है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी जो बना रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों को मिलाकर टोटल प्रेशर हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एन पी बी। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर जो आपने यहां पर लिखा है कि टोटल प्रेशर फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि पी और पीबी के इक्वल ही टोटल प्रेशर होगा, इज इट 100% करेक्ट? नो, इट इज नॉट 100% करेक्ट। इज इट ट्रू एवरीवेयर? इट इज ट्रू ओनली इन 0.001% केसेस। ये ट्रू 0.001% में ही ट्रू होगा। ये कहां होगा? तो आइडियल सॉल्यूशन में होगा। अभी आपको टर्म समझ में नहीं आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या, आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस, आइडियल कंडीशन, आइडियल स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़े और बाकी कुछ ना करे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा ही। जैसे आइडियल स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियल टीचर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसी तरह आइडियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन है भाई? तो आइडियल सॉल्यूशन वही है जो राउल्स लॉ को पूरी तरह से मान जाए, मतलब ऑलवेज राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशन, मतलब P total is equal to PA plus PB, but that is not true। 99.99% केसेस में क्या होता है कि PT is not equal to A plus B, PA plus PB, either it is greater than or it is less than, depending upon the liquid of the nature you have taken, or the nature of the liquid or the solvent you have taken into consideration. But for the time being, as we are studying about Raoult's law, we will take into consideration that the gases or the solution are ideal in nature. Now the question comes, how are we going to plot it in mole fraction and vapor pressure? As we have taken this into x-axis, y-axis, and this is in the x-axis. How the temperature, how the graph varies. So P is equal to P naught A into XA, P naught PB equal to P naught B XP. Now, for example, there is only XA equal to 1 and XB equal to 0. Why? सिर्फ सॉल्यूट है भैया, सॉल्वेंट नहीं है। तो वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, सिर्फ ए ही है, 1 है, एक्स भी तो 0 है। कुछ समय बाद चल के क्या हुआ कि एक्स ए 0 हो गया और एक्स बी 1 हो गया। इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा, क्योंकि यहां पर देखो ना एक्स बी तो है सिर्फ, तो अगर सिर्फ एक्स बी है, एक्स ए है ही नहीं, तो पार्शियल प्रेशर नहीं ना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना होगा। और यहां पर एक्स है, एक्स बी है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूट हो गया। अब जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगा ये इस तरह से आएगा, मतलब x इक्वल टू 1 से लेके एक्स ए इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट को वो 0 आ गया। उसी तरह जब ये एक्स ए 1 से एक्स बी 0 से पहुंचेगा तो ये कुछ इस तरह राइज करेगा, मतलब ये आपका पीए का ग्राफ है और ये आपका पीबी का ग्राफ है। एक टाइम आएगा इस पोजीशन पे जहां पे कुछ मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा और बी का भी होगा, तो पीए भी है, पीबी भी है, और
इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस। तो ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये जो डिक्रीज कर रहा है, ये क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन पहले ए का 1 था, फिर 0 हो गया। और ये वाला ग्राफ क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0 से 1 आ गया। हमने दोनों केसेस ले लिया, दोनों एक्सट्रीम ले लिया, एक्सट्रीम ए और एक्सट्रीम बी। और बीच वाला केसेस में आपको पता है कि दोनों का सोल्यूशन बनता है, तो इस वाले पोजीशन पे आ गया। और उसी तरह इस दोनों को, इन दोनों का सम को हम लोग जोड़ देंगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो है वो पी टोटल बता रहा है, ये वाला पी ए है और ये वाला पी बी है। और यही आपका ग्राफ है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। किसके लिए है? फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या है? वोलाटाइल। इस केस में आपका ए और बी देख रहे हैं, पी ए बी भी देख रहे हैं, पीटी आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वल होता है, राउस को फॉलो करता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पी एक्स ए प्लस एक्स बी है। और भी बहुत सारे तरीके इसको बताने का, मुझे जो आया मैंने बता दिया, और भी आप बुक्स रिफर कर सकते हो, आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे, मगर मुझे लगता है सबसे ईजी यही। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स ए बी एक्स बी है, तो है ना भैया ये पॉइंट। इस वाले पॉइंट में देखिए, यहाँ देखिए एक्स ए भी कुछ है और एक्स बी भी है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से आप दोनों का ग्राफ बना सकते हैं वेपर प्रेशर का। और हमने यहां पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। अब हमारा जो केस बी होगा उसमें होगा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 वोलेटाइल एंड 1 नॉन वोलेटाइल। तो इसको उतार लीजिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया, फिर वेपर प्रेशर के बारे में हमने केस ए पढ़ा जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल सॉल्यूशंस या 2 वोलेटाइल लिक्विड। अब यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा, ठीक है। अब यहां पर सॉल्वेंट वोलाटाइल है जो कि ए है, और सॉल्यूट जो है वो भैया नॉन वोलाटाइल है। समझिएगा इसको, जो आपका P नॉट A इज नॉट इक्वल टू 0 बट P नॉट B इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है और सॉल्यूट जो है वो आपका नॉन वोलाटाइल है, मतलब नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, कोई टेंडेंसी नहीं है टू इवापोरेट। अब देखिए कि आपके लिए एक स्पेशल केस बनता है, जैसे कि मान लीजिए आपने वाटर में शुगर डाल दिया, तो भैया शुगर कोई वेपर प्रेशर नहीं ना क्रिएट करेगा, वो तो शुगर का वैसे ही रह जाएगा। सॉल्ट डाल दिया, शुगर का सॉल्ट का वैसे ही रह जाएगा, पानी सारा का सारा उड़ जाएगा, सॉल्ट वैसा का वैसा रह जाएगा, तो वो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। अब एक और बात बताइए, यहां पर मैंने पी नॉट एक लिखा, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं लिखूं पी टोटल, तो पी टोटल होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, अरे पी ए प्लस पी बी, क्लियर। अब एक बात बताइए, यहां पर पी ए क्या होगा? पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ए, और पी बी क्या होगा? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। अब जबकि आपका पी बी 0 है, तो टोटल प्रेशर किसके वजह से होगा? सिंस पी नॉट बी इज इक्वल टू 0, इट इज नॉन वोलेटाइल, कोई इवापोरेशन नहीं दिखा रहा है। तो आपका यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो किसके वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Pt इक्वल टू Pa, मतलब जो टोटल प्रेशर है आपका डाल्टन्स लॉ से, दोनों का प्रेशर आप जोड़ दीजिएगा। अब यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, वो लाइन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट।
पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन या टोटल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का है और ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है। अकेले जब सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, तो जितना उसका वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था। जब आपने उसके बाद जब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। इसको आप अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? केस से समझते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ए, इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, ठीक है। आपने इसमें डाल दिया बी और बाद में जो आपका सॉल्यूशन बना उसमें ए भी है और बी भी है। अब बच्चों ये जो बी है ये ऐसे ऐसे आके कहीं रुक जाएगा, सॉल्यूशन में रहेगा ना जी। पहले आपके पास सॉल्वेंट था, अब ये क्या करेगा? यहां पर जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो पी ए के वजह से निकलेगा और यहां पर पी नॉट ए था, तो जो पी ए है दैट विल बी लेस देन पी नॉट ए। पीबी का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि पीबी सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो प्रेशर जनरेट करेगा नहीं। अब सवाल ये है कि ये क्या हो गया? डिक्रीज क्यों कर गया भाई? डिक्रीज इसीलिए कर गया क्योंकि आपको पता है इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। It occurs from the surface. The evaporation does not take from the bottom. It starts from the surface. And on the surface there is solvent as well as solute. But that solute will not allow the total solvent to evaporate. मतलब पहले तो सिर्फ solvent था, एक प्योर सॉल्यूशन था, प्योर सॉल्वेंट था, कोई रोकने वाला नहीं था, जितना हीट कर रहे थे वेपर निकल रहा था। मगर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जैसे कि आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, जैसे कि आप सोचो आप पानी उबाल रहे हो, पूरा पानी खौल रहा है, आपने उसमें क्या किया? चलिए तो देखिए यहां पर थोड़ा सा फ्लो टूट गया था मेरा। तो जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, जब आपने उसमें बी ऐड कर दिया तो वहां पर क्या हुआ कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। व्हाई द वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड? इट इज बिकॉज, हाँ मैं पानी के बारे में बता रहा हूं। तो पानी के बारे में, जब आप पानी खौल रहा है, पूरा खौल रहा है, उसमें आप क्या करो? आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दो। मान लो कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय बना रहे हो, जैसे ही चीनी डाला पानी का खौलना कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया और ऑन द एडिशन ऑफ द सॉल्यूट, सिंस दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल और इट इज वोलेटाइल, इट विल समवेयर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन, it will affect the rate of evaporation, and that effect, what it will do, it will decrease the rate of evaporation. And if that solute or that addition, the external thing which you are adding in the solution, if that is non-volatile, it is 100% going to decrease the rate of evaporation, and when the rate of evaporation will decrease, vapor pressure will decrease. That means vapor pressure of a pure solute and a pure solvent, when the solvent or the solute is non-volatile, vapor pressure of the true solution or the solution which you are making will decrease. मतलब कहे तो पहले Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb था। अब अगर Pb प्रेशर बने ही ना, P के वजह से प्रेशर ना बने, B प्रेशर ना बनाए, नॉन वोलेटाइल हो जाए, तो Pt विल बी इक्वल टू Pa। अब बोलोगे सब Pt इज इक्वल टू Pa, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है ऑफ द सॉल्यूशन का, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी कहा गया? बी जीरो हो गया भाई, नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉट वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। मतलब प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, क्योंकि जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करेगा? रेट ऑफ इवापोरेशन को डिक्रीज कर देगा, और रेट ऑफ इवापोरेशन को डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यही पूरा का पूरा कहानी था वेपर प्रेशर का। अब इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फिर से वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल बनाया है। तो मान लीजिए Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb है, तो Pt इक्वल टू
PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, बट PT विल बी इक्वल टू PA नॉट XA होगा, क्योंकि PB नॉट 0 है, नॉन वोलेटाइल है भाई, नॉन वोलेटाइल है तो कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, तो PB नॉट 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास XA है 1, XB है 0, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ P नॉट है होगा। थोड़ी देर बाद जाके आपका XA जो है 0 हो गया और XB इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या होगा, डिक्रीज करके 0 हो जाएगा। अब जबकि XB जो है, XB 0 से अगर 1 भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल से क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा विल बी इक्वल टू PA होगा। यही आपका ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हैं वो यही आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ है, क्योंकि ये B से A होने का कोई फायदा, 0 से 1 होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा इसका वेपर प्रेशर, दैट विल बी ओनली ड्यू टू A नॉट ड्यू टू B। तो यही आपका ग्राफ है और यही से आपको समझना है। मगर वहां पे आप देखते थे यहां से भी मैं बढ़ा के दोनों को जोड़ देता था, क्योंकि A भी वोलेटाइल था और B भी वोलेटाइल था। मगर यहां पर A वोलेटाइल है मगर B जो है वो वोलेटाइल नहीं है। अब देखिए PT इक्वल टू PA नॉट XA। अब आपको पता है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1। अब B है तो क्या मैं XA की जगह पर 1 माइनस XB लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। PT इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ मिटा देता हूं, ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है यहां पर। ग्राफ को आप उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहां से फ्रेश लिखा जाए कि PT जो था दैट वाज इक्वल टू PA, क्योंकि PB 0 था, PB नॉट वाज 0, तो P नॉट A XA, तो PT हो गया P नॉट A XA, PT हो गया P नॉट A 1 माइनस XB। वाई? बिकॉज XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो PT हो गया PA माइनस P नॉट A XB, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो हो जाएगा P नॉट A XB इक्वल टू PA नॉट माइनस PT, टोटल प्रेशर। तो यहां से XB क्या आ गया, PA नॉट माइनस PT विल बी PA नॉट। यहां पर PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PT क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक रिलेशन है जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में जब हम लोग वेपर प्रेशर खत्म कर देंगे और सॉल्युबिलिटी जब खत्म कर देंगे तो हम लोग एक नया टर्म का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से एक ये आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टोटल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों आया, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड किया। वो सॉल्यूट क्या किया, उस सॉल्यूट ने टोटल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल था। यही चीज मैंने वहां नहीं बताया। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, जब 2 वोलेटाइल सॉल्यूशन था वहां पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं हुआ। मगर जब आपने एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल लिया तो यहां पर वेपर प्रेशर का लोअरिंग आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू XB। यहां से राउल्स लॉ का एक नया डेफिनेशन खुलता है, नया लॉ खुलता है, जिसको हम लोग लिखते हैं। मैं भी लिखता हूं उसको। अब देखिए यहां पर XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PT डिवाइडेड बाय PA नॉट। यहां से एक नया डेफिनेशन आपका खुल के आता है, the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing a volatile solvent and a non-volatile solute is equal to the
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये नया डेफिनेशन खुल गया राउस लॉ का। पहले हमने पढ़ा था कि राउस लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन से, या फिर पार्शियल प्रेशर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मगर यहाँ से हमने राउस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब ये है कि जितना आप ज्यादा सॉल्यूट डालिएगा एक सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जितना आप सॉल्यूट डालिएगा एक सॉल्यूशन में जिसका सॉल्वेंट वोलाटाइल है और जिसका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालिएगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उतना ज्यादा आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। जितना वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था उतना ही कम सॉल्यूशन का हो जाएगा, क्योंकि लोअरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन टर्म है। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन इसका होगा उतना ज्यादा आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, उतना ही वेपर प्रेशर सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन में घट जाएगा। बाकी अपना बुक से रीडिंग लगा सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। मैंने ट्राई किया जितना ही इजी लैंग्वेज में आपको इस चीज़ को समझा पाऊँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम लोग करेंगे, पहले थियोरेटिकल पार्ट को हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ब्रीफली आज। अब देखिए ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, 2 मिनट में खत्म करते हैं इसको। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो फॉलो करे राउस लॉ को। प्लीज राउल का डेफिनेशन स्पेलिंग में जज मत करना शुरू कर दीजिएगा, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है राउल का स्पेलिंग क्या है, अलग अलग जगह में लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। जो कि राउस लॉ को फॉलो करे, मतलब P total इक्वल टू P of A प्लस P of B एंड P of A इक्वल टू P naught A x A एंड PB इक्वल टू P naught B x B। जो इसको फॉलो करे वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो ना करे, जो डज नॉट फॉलो राउस लॉ, उसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया सा कल चार्ट बनाया जाएगा, एकदम ब्रीफली डिटेल में मैं समझाऊंगा, ग्राफ बना के, राउस लॉ का ग्राफ बना के, जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो मैंने ग्राफ बनाया था उसको मैं डिटेल में बता के कल आपको समझाऊंगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल और आइडियल पे डिपेंड करता है वो। और उसके बाद हम लोग सेलिब्रिटी के ऊपर बात करेंगे इसके बारे में। आज का लेक्चर बढ़िया से देखिएगा, इसको देख के ही कल आइएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर आज का लेक्चर नहीं देखिएगा तो कल को समझ में आने वाला नहीं है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।